गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार हाजिर हूं आप लोगों के बीच में फिर से अवसर क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं मैकेनिकल सेकेंड ईयर की हाइड्रोलिक्स की 6वीं क्लास। तो पिछली क्लास में जहां हमने बात करी थी दाब तीव्रता और प्रेशर इंटेंसिटी और दाब हाइट, दाब शीर्ष की, मतलब दाब शीर्ष मतलब सबसे पहले हमने उस दिन बात करी थी प्रेशर इंटेंसिटी एंड प्रेशर हेड। ठीक है, प्रेशर हेड। ठीक है, इन दो टॉपिक पे उस दिन हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, तो प्रेशर इंटेंसिटी हम लोगों ने बताया था, एक मिनट सॉरी, प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में उस दिन हमने बताया था, ये जो होती है लगने वाले दाब या फोर्स, कुल फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होती है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने दाब और प्रेशर इंटेंसिटी एंड और हाइट में रिलेशन बनाया था, तो वो निकला था हमारा P इज इक्वल टू रो जी एच। यही निकला था हमारा P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहां से हमने ये संबंध स्थापित निकाला, तो हमने जो H की वैल्यू जो निकाली थी इसी को हमने बोला था प्रेशर हेड। तो H इक्वल टू हमारे यहां से क्या निकला था, P अपान रो जी। ठीक है, तो यहां तक उस दिन हम लोगों ने बात करी थी। यदि किसी हम लिक्विड के प्रेशर हेड की बात करें तो उसके दाब तीव्रता को यदि उसके घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त भागफल हमारा प्रेशर हेड कहलाता है। और यदि किसी गुरुत्वीय त्वरण की दाब तीव्रता की बात करें तो कुल लगने वाला दाब बटे एरिया, ठीक है, अपॉन एरिया ना, मात्रक जो था न्यूटन मीटर स्क्वायर था। अगर दूसरे सिंपल में बात करें जो रिलेशन था, तो किसी द्रव की दाब तीव्रता, किसी लिक्विड की प्रेशर इंटेंसिटी, उस द्रव के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण की यदि प्रेशर के लिक्विड की हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दाब तीव्रता के बराबर होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पास्कल के लॉ की। पास्कल ने नियम दिया था एक। ठीक है, तो पास्कल ने क्या कहा था, पास्कल ने कहा था यदि किसी रुके हुए द्रव में या किसी स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर बात करें तो उस बिंदु पर लगने वाली दाब तीव्रताएं सभी दिशाओं में, इस दिशा की बात करें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किसी भी दिशा में बात करें तो सभी दिशाओं में लगने वाली दाब तीव्रता समान होती है। ठीक है, या ऐसे भी लग सकती है अंदर की ओर, बाहर की तरफ। ठीक है, और एक चीज और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी कि जो दाब तीव्रता होती है वो हमेशा सरफेस के जो बर्तन होता है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होती है। ठीक है, तो अब इसी को हम प्रूव करेंगे जो न्यूटन ने कहा, पास्कल ने कहा था कि किसी रुके हुए द्रव में ये दाब तीव्रता की बात करें तो रुके हुए द्रव में दाब तीव्रता किसी बिंदु पर लगने वाली दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। तो उन्होंने प्रूव करने के लिए क्या किया, एक किसी लिक्विड के अंदर एक पार्ट ले लिया छोटा सा, ठीक है, टी मोटाई का था, और उन्होंने ये एक छोटा सा एरिया ले लिया ये, ठीक है, जिसकी मोटाई जो है वो टी है। ठीक है, पी क्यू आर, आर डैश, पी डैश और क्यू डैश। इसकी जो मोटाई बताई वो उन्होंने बता दी हमने, टी मोटाई का एक अंडर पार्ट्स ले लिया हमने। ठीक है, इससे क्या अलग अलग समझ में आ रहा है कि कौन किसका है, पीछे वाला ये है। ठीक है, ये है पीछे वाला। तो अगर हम बात करें कि अब ये टी मोटाई का एक फलक ले लिया द्रव के अंदर, जो द्रव साम्य अवस्था में रुका हुआ है, तो हमने देखा कि और ये बोला कि सभी दिशाओं में लगने वाली दाब तीव्रता, एक पॉइंट पे हमने छोटा सा फलक ले लिया जो हमने जूम करके देखा। तो इस फलक पे हमने देखा जो दाब तीव्रता लग रही, फलक पहले इसके जो पहले फेस पे ये लग रही थी P1, इधर इस वाले फेस पे परपेंडिकुलर लगेगी P2, और इस वाले फेस के परपेंडिकुलर आएगी कुछ इस तरीके, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी P3। तो तीनों फलकों पे हमारी दाब तीव्रता इस तरीके से लग रही थी। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले अब लिखेंगे कैसे,
पास्कल के लॉ के अनुसार यदि हमने किसी रुके हुए द्रव में किसी पॉइंट पर एक पार्श्व क्षेत्रफल लिया, पार्श्व मतलब बहुत छोटा, ठीक है, जो पी क्यू आर और ठीक है और पी पी आर आर डैश पी पी डैश और क्यू क्यू डैश है, इसकी मोटाई टी है, फलक की मोटाई टी है, इस पे लगने वाली दाब तीव्रताएं प्रेशर इंटेंसिटी P1 P2 P3 है, ठीक है। अब अगर साम्यावस्था में है, क्योंकि ये जो द्रव के अंदर ये पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब जो है जो इधर से दाब लग रहा है वो इधर वाले दाब को, इधर से जो दाब लगेगा, ठीक है, वो इधर वाले को नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब बराबर लग रहा है, ठीक है, और जो इधर से लगेगा वो इधर वाले को नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो इधर से ये लग रहा है, इधर से कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, इधर से ये लग रहा है, इधर से कुछ तिरछा लग रहा है, ठीक है, इधर से ये लग रहा है, इधर से इसके बाद, तो इसको क्या किया हमने, दो घटकों में बांट लिया। कौन से घटक, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब हमने इसको बांटा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको तोड़ लिया, इसके घटकों में डिवाइड कर लिया, ठीक, तो ये हो गया P3 जो लंबवत है वो cos थीटा, ये हो गया P3 sin थीटा, ठीक है। अब देखो इधर से दाब तीव्रता ये लग रही है, इसके बराबर इसको मतलब इक्वल जो लग रही है वो ये कर रही है, ठीक है, इधर से ये लग रही है, इधर से ये ऊपर वाली ये लगेगी, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए, जिससे ये पूरा पार्ट जो पॉइंट है हमारा इक्वली बनी रहेगी। तो अब जब हमारी बात हो गई कि ये साम्यावस्था में है, अब हम लिखेंगे चूंकि हमारा पार्श्व एरिया साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में है, इसलिए दाब तीव्रताएं हॉरिजॉन्टल और दाब तीव्रताएं जो वर्टिकली हैं बराबर, एक दूसरे के बराबर होंगी। कैसे, देखो पहले हम ये वाली लेते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और कौन सा, हाँ, क्षैतिज घटक आपस में बराबर होंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर घटकों की, वर्टिकल, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक, की बात करते हैं, तो इनको इक्वल कैसे करेंगे, तो P1, ठीक है, दाब तीव्रता इंटू मोटाई ले लेंगे T इंटू, ठीक है, P1T, ठीक है, और इंटू ये जो इसकी दूरी है, लंबाई चौड़ाई इंटू दाब तीव्रता, तो क्या हो गई PQ इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, P3 cos थीटा इंटू क्या है PR इंटू T, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं क्षैतिज अवयव, क्षैतिज घटक या अवयव, ठीक है। तो क्षैतिज अवयव की बात करेंगे तो ये मतलब हॉरिजॉन्टली, तो यहां से क्या हो गया P2 इंटू QR इंटू, ये मतलब द्रव की हाइट होती है ना, इंटू QR इंटू T मोटाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला P3 sin थीटा इंटू मोटाई T इंटू PR, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हमने मान लिया ये जो फलक है ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है, चूंकि थीटा एंगल पे झुका है तो हम त्रिभुज PR और Q में लेते हैं, तो ले लिया यहां से हमने त्रिभुज PRQ में, तो हमने लिया sin थीटा इज इक्वल टू लंब QR अपान कर्ण PR, ठीक है। हमें यहां से QR की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां पे कहां गया, यहां पे QR लिखा है, ठीक है, QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PR sin थीटा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक, QR की निकाला है। अब अगर हम करें इसी त्रिभुज में cos थीटा इज इक्वल टू आधार बेस PQ अपॉन कर्ण PR, ठीक है। अब यहां से PQ की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या निकलेगी PR cos थीटा, ठीक है। PQ और QR की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में रखने पर, ठीक है, इसकी देखो QR की वैल्यू सेकेंड में और PQ की वैल्यू फर्स्ट में रखने पर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे पहुंच जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी क्या है फर्स्ट, P1T PQ, ठीक है, PQ की वैल्यू हमें यहां रखनी है, ठीक है,
तो पी क्यू की वैल्यू है पी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू P3 cos थीटा, ठीक है, इंटू पी आर, या इंटू है इंटू पी आर, ठीक है, इंटू पी आर इंटू टी, ठीक है। देखो टी cos थीटा पी आर, टी पी आर और cos थीटा कैंसिल, तो यहां से हमारा क्या निकल के आया, ठीक है, यहां से हमारा क्या निकल के आया, P1 इज इक्वल टू P3 निकल आया, मतलब जो P1 दाब तीव्रता है वो P3 के इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, तो यहां से हटा देते इतना पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, P2 क्यू आर की वैल्यू में रखनी है यहां से, तो होगी पी आर साइन थीटा इंटू पी आर साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, P2 क्यू आर की पी आर साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू P3 साइन थीटा इंटू टी इंटू पी आर, ठीक है, पी आर साइन थीटा टी, पी आर साइन थीटा और टी, तो क्या निकला, P2 इज इक्वल टू P3 और P1 भी P3 के बराबर था, तो अगर हम इसको सेकंड था, ये दे दिया थर्ड, ये दे दिया फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अब अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से बात कर लें तो क्या निकल के आया मेरे सामने, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, यही कहा था पास्कल ने। पास्कल ने कहा था यदि किसी रुके हुए द्रव के किसी कण पर कार्य करने वाली सभी दाब तीव्रताएं, सभी दिशाओं में कार्य करने वाली दाब तीव्रताएं आपस में समान होती हैं। पास्कल ने क्या कहा था एक बार, पास्कल के नियम के अनुसार किसी रुके हुए द्रव के किसी कण पर कार्य करने वाली दाब तीव्रताएं सभी दिशाओं में समान होती हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। अब देखो एक चीज इसी में और बताते हैं, जितने भी हमारे क्रेन बसेस, ठीक है, एंड बाइक की सॉकर हो गई, जितनी भी हाइड्रोस्टैटिक मशीनें होती हैं, मतलब हाइड्रोस्टैटिक मशीनें होती हैं, वो सारी पास्कल लॉ पे वर्क करती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जेसीबी में हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, जितनी भी मतलब बात करें हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन जितनी भी होती हैं किस पे वर्क करती हैं, पास्कल लॉ पे, पास्कल्स लॉ, ठीक है। जितनी भी हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन होती हैं सभी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक मतलब द्रव स्थैतिकी के मूल सिद्धांत, ठीक है। तो द्रव स्थैतिकी के मूल सिद्धांत पहला आप लिखते जाइएगा डायरेक्ट कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला अगर बात करें तो वो पास्कल के नियम के अनुसार है, किसी रुके हुए द्रव में किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। किसी रुके द्रव में किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में
सभी दिशाओं में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, पहला टॉपिक ये था कि किसी रुके हुए द्रव में किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस द्रव के तल से उस बिंदु तक की गहराई के समानुपाती होता है। देखो, किसी द्रव के अंदर दाब तीव्रता, दूसरा किसी द्रव के अंदर दाब तीव्रता, ठीक है, दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होती है। मतलब गहराई बढ़ेगी तो दाब तीव्रता बढ़ेगी, H बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब तीव्रता भी बढ़ेगी। किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस बिंदु द्रव तल से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है, P इज इक्वल टू क्या, रो जी एच से। ठीक है, H कैपिटल ये हमने पढ़ा है, P इज इक्वल टू रो जी एच से, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कभी कभी देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, कभी कोई क्वेश्चन दे देता है कि हाइड्रोस्टैटिक्स के जो मूल सिद्धांत हैं वो क्या है। ठीक है, तो उनके लिए दे दिया जाता है। तो पहला हमारा हो गया, किसी रुके हुए द्रव में दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। दूसरा हो गया, द्रव के अंदर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती। मतलब देखो, दूसरा वाला पॉइंट समझा दे रहा हूं। बोला किसी द्रव के अंदर दाब तीव्रता, ठीक है, मान लो ये बर्तन है, इस बिंदु ये पूरा भरा है। ठीक है, ये बर्तन है, ये पूरा भरा है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट पर दाब तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसने बोला है कि किसी द्रव के किसी बिंदु पर दाब तीव्रता उस द्रव के तल ये हो गया, उस द्रव के तल से उस बिंदु की गहराई, जितनी गहराई है के समानुपाती होता है। तो गहराई इतनी है तो इसके यहाँ पे दाब तीव्रता ये होगी, ये नीचे जाएंगे तो बढ़ती जाएगी दाब तीव्रता। ठीक है, तो गहराई के समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो मेन प्रिंसिपल है, ये 3 प्रिंसिपल मेन है कि जिस बिंदु पर यदि किसी द्रव की दाब तीव्रता जिस सतह पर कार्य करती है उस सतह के हमेशा लंबवत होती है। किसी द्रव की दाब तीव्रता उस सतह के लंबवत होती है जिस पर वह कार्य करती है। देखो, द्रव का दाब उस सतह के लंबवत होता है, हमेशा कार्य कर, अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, द्रव का दाब हमेशा बर्तन की सतह, हाँ, हमेशा कार्य करने वाली, हमेशा लगने वाली सतह के लंबवत होता है। ये हमने बताया भी था पहले कि किसी द्रव के अंदर अगर किसी दाब की बात करें या दाब तीव्रता की बात करें, प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी की बात करें, तो हमेशा सदैव जिस बर्तन की सतह पे कार्य करेगा तो उसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर, लंबवत। अगर इस सतह पे जल भरते हैं, ऐसे मान लो ये ऐसा बना है, ठीक है, नीचे यहाँ से हमने मान लिया कि एक लेयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब द्रव भरोगे तो इस सतह के इस तरफ मतलब ऐसे लंबवत, इस सतह पे इस तरीके से लंबवत, इस सतह पे इस तरीके से लंबवत। हमेशा जिस सतह पर दाब काम करता है हमेशा उसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर, लंबवत होता है। ठीक है, तो ये 3 मेन टॉपिक थे। अगर पूछा जाए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, तो हाइड्रोस्टैटिक के मेन जो फंडामेंटल हैं वो यही हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल। पहला, किसी रुके हुए द्रव के किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, ठीक है, उस बिंदु के दाब तीव्रता उस बिंदु के सभी दिशाओं में समान होती है। किसी रुके हुए द्रव में दाब तीव्रता
उस बिंदु में सभी दिशाओं में समान होती है। दूसरा दिया है किसी द्रव के अंदर दाब तीव्रता उस बिंदु की द्रव तल से गहराई के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब यदि हाइट बढ़े, ऊंचाई या हाइट बढ़ेगी तो दाब तीव्रता भी बढ़ेगी। तीसरा दिया है द्रव का दाब जिस सतह पर कार्य करता है हमेशा उस सतह के लंबवत होता है। द्रव का दाब जिस सतह पर कार्य करता है, मान लो ये बर्तन है, ठीक है, ठीक है, ये द्रव भरा हुआ है इसमें, ठीक है, ठीक है, ये द्रव भरा हुआ है, तो ये किस तरीके से कार्य करेगा, हमेशा सभी दिशाओं के, इसके लिए सभी दीवारों के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर, सभी दीवारों के परपेंडिकुलर। हम इसलिए ये बना दिया लास्ट में, वरना सर यहाँ पे पानी द्रव था ही नहीं और आपने दाब दिखा दिया कि दाब लग रहा है। ठीक है, तो हमेशा लंबवत कार्य करेगा। इस सतह पे ये परपेंडिकुलर लग रहा है, इस सतह पे इस तरीके से परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण, इस सतह से ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो मतलब हमेशा दाब सतह के परपेंडिकुलर या लंबवत काम करता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थोड़ा आज की क्लास पहले लेने के मूड में नहीं था, लेकिन मैंने कहा आपका सिलेबस थोड़ा वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो बढ़ता ही रहे, थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, अब हम आपको कुछ दाब तीव्रताएं बता देंगे और प्रेशर इंटेंसिटी कहाँ पे कितनी होती है, और ये सब हम बता देंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, घर पर रहे, सुरक्षित रहें।